Hello friends, my name is Anuj Kumar. Hello friends, my name is Anuj Kumar and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarch, जहाँ पर मैं आपसे सभी तरह की फाइनेंशियल, लीगल, सेक्रेटरियल और अपने फील्ड से जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी लीगल अपडेट्स. तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम फाइनेंस फील्ड से बिलोंग करते हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो 1 फरवरी को आती है, वो है बजट. मतलब कि पूरे साल में इंडिया क्या करने वाला है. तो बजट, अब जैसे कुछ लोग सुनते हैं ना बजट बजट, तो उन्हें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि क्या यार बजट ही क्या बोल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें. कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है? क्योंकि हमने कभी स्कूल में पढ़ा ही नहीं इस बारे में. स्कूल में कोई पढ़ाती ही नहीं बजट क्या होता है, कैसे होता है, मतलब बेसिक ओवरव्यू नहीं देते. हाँ, मैं समझता हूँ कि बजट में बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आती हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें रहती हैं, बट स्टिल एक बेसिक ओवरव्यू भी नहीं पता रहता और लोग पहले ही डर जाते हैं. तो हम आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा समझा पाएँ कि बजट क्या होता है, कैसे बनता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें. ठीक है, तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली ना एक देश का, इंडिया का बजट कैसे बनता है, ये 3 चीज़ें हैं. इसको ऐसे लिख लेते हैं. जो हमारा बजट आया है वो है बजट 2023. कितना? पैसा कमाने वाले हैं, खर्चा कितना करने वाले हैं और किस किस चीज़ों पे फोकस रहेगा. ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे. एक बजट में क्या होता है कि हम लोग अब इस साल अगर हम बजट बना रहे हैं अपना, तो हमें देखेंगे कि हम आने वाले साल में ना कि हम लोग कितना, हमारा रेवेन्यू क्या हो सकता है. हम हालांकि हम एकदम एग्जैक्ट में नहीं आएंगे, बट बजट का मतलब ये होता है, ठीक है, कि एक एस्टिमेशन लगाने कि हम कितना रेवेन्यू करने वाले हैं, कितना खर्चा रहना है, कितना खर्चा हो सकता है और फोकस कौन से एरियाज पे रहेगा हमारा. ठीक है, तो सबसे पहले बजट प्रिपेयर कैसे होता है ना, सबसे पहले ना फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या होती है स्टेप 1 में. फाइनेंस मिनिस्ट्री सारी मिनिस्ट्रीज जो भी होती है ना, जो भी हैं हमारे पास, तो उन सब से ना अपना बजट मांगते हैं कि मतलब कि आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों को कितना खर्चा लगने वाला है इस साल. ठीक है, तो उन सब से एक एस्टिमेशन मांगती है. स्टेप 1 में फिर क्या, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जब उनसे मांग ली, ठीक है, तो अब जब फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास उनका एस्टिमेट मिलता है ना, तो अब फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या करा कि सबसे एस्टिमेट मांग लिए सारी मिनिस्ट्री से. अब फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद भी देखती है कि उन्हें क्या लगता है कि इस साल जीडीपी कितना ग्रो करना चाहिए, इस साल कौन से सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसका खुद का भी फिर देखती है. फिर उसके बाद तीसरे में ना फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर हमारे वो बजट डिस्कस करते हैं. उसके बाद वो डॉक्यूमेंट जाता है, ठीक है, बजट का डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट में पास होने के लिए. ठीक है, तो क्या होता है ना कि जब फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हमारा बजट डिस्कस कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्म में बन जाता है, फिर क्या होता है कि जब डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया, इस स्टेप के फाइनल हो जाता है. अगर डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया हमारे बजट का, फिर ये लोग हलवा बांटते हैं. हर साल ऐसे ही रहता है, ये लोग हलवा बांटते हैं कि मतलब इस खुशी में कि हमारा बजट फाइनल हो चुका है इस साल का, तो अब वो हलवा बनाते हैं और जो मिनिस्ट्रीज के, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज के जो भी सारे मेंबर्स हैं ना, उन सब में वो हलवा बांटा जाता है. ये उनकी एक प्रथा है जो हमारी बजट के टाइम बनाई जाती है. और 1 फरवरी को वो बजट रिलीज होता है पार्लियामेंट में. ठीक है, बजट जब तक रिलीज नहीं होता ना, तो उसे हम डॉक्यूमेंट होता है. तो जब बजट बनता है ना, डॉक्यूमेंट फॉर्म में बनता है, और जब वो पार्लियामेंट में जाता है वो बिल कहलाता है. और वही जब वो बिल पास हो जाता है ना, तब वो एक एक्ट बनता है. ठीक है, तो ऐसे हमारा बजट बनता है. तो बजट हमेशा 2 पार्ट्स में आता है, कभी भी आएगा. तो पहला पार्ट जो हमारा रहता है वो रहता है स्पीचेस और अनाउंसमेंट्स, और दूसरा पार्ट जो रहता है वो हमारा रहता है अकाउंट्स का.
जिसके लिए ज़्यादातर लोग बजट देखते हैं कि कब हमारे पर्सनल टैक्सेस, कब इनकम टैक्सेस की बात आए, तो उस वजह से। तो जो पहला पार्ट रहता है वो हमारा रहता है स्पीच एंड अनाउंसमेंट्स का। दूसरा पार्ट रहता है हमारा अकाउंट्स का। तो स्पीच और अनाउंसमेंट में बेसिकली सारी चीज़ें बोलते हैं कि जो भी स्पीचेस होती है, जो भी चीज़ें होती हैं कि लास्ट ईयर हमारा ये चीज़ें, जैसे एग्जांपल मैं बताऊँ कि लास्ट ईयर के बजट में आया था कि इस साल हम लोग सोलर एनर्जी में इतना काम करने वाले हैं और इतना उसको ग्रो करने वाले हैं। तो ये स्पीच और अनाउंसमेंट्स का पार्ट रहता है। फिर उसका जो एक्चुअल फिगर्स वाला पार्ट आता है वो होता है अकाउंट्स की फील्ड में आता है। ठीक है, तो अकाउंट्स में भी हम समझेंगे ना तो उसको तीन चीज़ें समझेंगे। इसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है रिसीप्ट बजट, एक होता है एक्सपेंडिचर बजट, और एक होता है मतलब ग्रांट्स वाला, कि ग्रांट्स फ्रॉम डिपॉजिट्स या ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट कितना रहता है, उस चीज का रहता है। तो बेसिकली जो रिसीव बजट में क्या रहता है ना कि रिसीव बजट में अगर गवर्नमेंट का बन रहा है तो हम इसको देखें। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी कि बजट होता क्या है, कि इस कितना खर्चा करने वाले हैं, कितनी कमाई होने वाली है और कौन कौन से सेक्टर पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो रिसीव बजट अगर हम देखें ना कि कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, तो बेसिकली 1 2 3 4 चीज़ें होती हैं रिसीव बजट में। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि रिसीव बजट में आप ये सोचिए कि गवर्नमेंट के साइड की गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स क्या होंगी। गवर्नमेंट की रिसीप्ट हो सकती है इनकम टैक्सेस जो हम लोग भरते हैं, इनकम टैक्स या जीएसटी कह लो, मतलब अलग अलग चीज़ें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दूसरा जो उन्हें कस्टम्स मिलते हैं, ठीक है, कस्टम हो सकती है। फिर आती है फीस एंड पेनल्टीज। ठीक है, फीस एंड पेनल्टीज रहती हैं। फिर उसके बाद आते हैं ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स, सॉरी इसको लिखते हैं ग्रांट्स एंड लोन्स। ठीक है, तो इन चीजों से पहले ना मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स, ठीक है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स में फर्क क्या होता है। तो मान लीजिए रेवेन्यू का मतलब ही होता है रेकरिंग और कैपिटल का मतलब होता है नॉन रेकरिंग। तो आप इसी चीज से समझ लीजिएगा, अगर कोई चीज रेकरिंग है तो वो रेवेन्यू होगी, अगर नो है रेकरिंग नहीं है तो वो कैपिटल में जाएगी। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ता है, मैंने इस महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, अब अगले महीने का दोबारा आ जाएगा तो मुझे दोबारा भरना पड़ेगा, तो वो चीज़ रेवेन्यू कंसिडर होगी। लेकिन मान लीजिए कि इंडिया ने लोन लिया, क्या वो अगले साल भी लोन लेगी? मतलब ज़रूरी है क्या वो अगले साल भी लोन लेगी? नहीं ना, तो वो चीज़ हमारे कैपिटल के उसमें आती है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं। आप अपनी स्क्रीन पे 3 मिनट का पॉज लीजिए और एक बार खुद डिसाइड कीजिए कि इनमें से कौन सी चीज़ रेवेन्यू नेचर की है और कौन सी चीज़ कैपिटल नेचर की है। ठीक है, आप एक बार 3 सेकंड के लिए काउंट डाउन कीजिए। ठीक है, तो ये जो पहली 3 चीज़ें हैं ना, ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं और ये लास्ट वाली हमारी कैपिटल रिसीप्ट्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये रेकरिंग नेचर की हैं गवर्नमेंट के लिए और ये नॉन रेकरिंग नेचर की है, तो वैसे होती हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स। तो अगर हम बजट की बात करें इसमें कि इस बार अगर हम देखें कि जो हमारे बजट में डिक्लेयर हुआ है बेसिकली, तो वो हुआ है कि गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू होने वाली है 23 लाख। ये सारा अमाउंट करोड़ में होगा। ठीक है, तो टैक्स रेवेन्यू का एस्टिमेशन है 23 लाख का, प्लस 3 लाख है नॉन टैक्स रेवेन्यूज। तो रिसीव बजट हमारा इस बार इस हिसाब से बना है कि हमारे पास टोटल 26 लाख की रिसीप्ट्स आने वाली हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज इधर दिखाता हूं। ठीक है, एक सिंपल मैथ्स है, हम वो समझेंगे कि रिसीप्ट्स हैं कंपनी से कह रहा हूं, सॉरी, गवर्नमेंट के पास इस बार 26 लाख का करोड़ में 26 लाख करोड़ का बजट है। 26 लाख में तो इंडिया का कुछ होगा भी। ठीक है, तो रिसीप्ट्स है 26 लाख की, ये बजट बनाया हुआ है। और एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट को लगता है कि हमारा इस बार एक्सपेंडिचर 45 लाख का होने वाला है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी?
लोन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि अब है मेरे पास 26 लाख, मेरा एक्सपेंडिचर का बजट 45 लाख है, तो फंड्स तो अरेंज करने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट भी लोन लेगी। गवर्नमेंट लोन किससे लेती है, कैसे लेती है, वो हम एक सेपरेट वीडियो में कंसिडर करेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो गवर्नमेंट लोन लेगी, कितना बैलेंस बच गया, 19 लाख। तो इस साल की बोरिंग्स गवर्नमेंट की होने वाली है 19 लाख की। तो अब क्या होता है ना कि जब हमारा बजट बनता है, हमने ये लोन लिया, ऐसे ही लास्ट ईयर भी रहा होगा कुछ, ठीक है, वो अमाउंट रहा होगा, तो उसमें क्या है, इस पे ना गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने जो इस बार बजट बनाया हुआ है ना, तो कुछ कुछ सेक्टर्स मैं आपको बताता हूं जिसमें हाईलाइटेड है कि ज्यादातर बजट इसमें एलोकेट हुआ है। ये हमारे इस साल की फिगर्स हैं जो बजट में आई हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो है ना वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैं यहां पर लिख देता हूं रुपीज करोड़ में, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हमारे पास आई हुई है, वो इस बार का बजट आया है 10 लाख करोड़ का, ठीक है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सारी चीज़ें आती हैं, इसमें जो भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ना कि इस लोन पे इंटरेस्ट आता है, वो भी इसी के अंदर आता है कि इसी पैसों से वो इंटरेस्ट पे होगा। फिर हमारे पास आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिफेंस मतलब आपको पता ही होगा कि डिफेंस मतलब जो मान लीजिए कि हमें आर्मीज के लिए, अपने डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी, नई गन्स वगैरह, नई चीज़ें चाहिए, तो वो सारे खर्चे भी इसमें इंक्लूड होते हैं। और जो हमारे आर्मीज अभी डिफेंस वालों को जो पेंशन्स आती है ना रिटायरमेंट के बाद, वो भी इसमें इंक्लूड होती है, वो सारे खर्चे भी इसी से किए जाते हैं। तो इस बार जो इनका बजट आया है वो आया 5 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ है इसमें, 5 लाख करोड़ का एलोकेशन। फिर इसके बाद कई सारी मिनिस्ट्रीज हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कंज्यूमर अफेयर्स की, कंज्यूमर अफेयर में इस बार 2 लाख करोड़ का है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको सारी लिख देता हूँ, मेरे पास लिखी हुई हैं, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन कौन सी हैं। जैसे फर्टिलाइजर्स में आई हुई हैं, फर्टिलाइजर्स वाली जो मिनिस्ट्री है, जो सारा देखती है, जो फार्मर्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं, 1.7 लाख करोड़ का इसमें आया हुआ है। फिर होम अफेयर्स में आया हुआ है, होम अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसमें 1.9 लाख का बजट है, ठीक है। और इस बार 2 सेक्टर्स और हैं, इस बार नहीं मतलब लास्ट टाइम भी थे, बट बेसिकली जो इस बार फोकस किया गया है वो रेलवेज, रोडवेज के लिए भी इनका बजट इस बार आया है। रेलवेज का आया है 2.4 लाख करोड़ का, और रोडवेज में आया है 2.5 लाख करोड़ का, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारा बजट एलोकेट हुआ है, ये सारा खर्चा हो, ये सारा बजट बना है कि यहां पर इतना खर्चा होगा, ठीक है। तो अब अगर आपको ये बजट देखना है कि मतलब मेरे को, अब आप भी एक रिलायबल सोर्स ढूंढते हैं ना, जैसा टेक्साज का चैनल है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें रिलायबल मिलती हैं, आपको अप टू डेट कंटेंट मिलता है सारा का सारा। तो वैसी गवर्नमेंट की एक साइट है, अगर आपको खुद बजट डाउनलोड करना है, आपको खुद पढ़ना है, आपको देखना है कि बजट कैसा होता है, निर्मला सीतारमन, मिसेस श्रीमती निर्मला सीतारमन जी कैसे अपना बजट पढ़ती हैं, क्या पढ़ती हैं, वो सारा यहाँ पर आता है। मैं आपको साइट लिख देता हूँ, indiabudget.gov.in, indiabudget.gov.in। तो यहाँ पर साइट है, यहाँ पर आपको बजट का ग्लिम्स भी मिल जाएगा, पूरी बजट की स्पीड भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्ट और बिल की बात की थी ना, तो बजट क्या होता है, बजट के जो पूरे बजट में जो सारी टैक्स वाली अनाउंसमेंट्स होती है ना, तो उन सारी टैक्स वाली अनाउंसमेंट से एक बिल बनता है, वो बिल पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट में जब वो पास हो जाता है तब वो एक्ट बनता है, ठीक है। अब बजट इंपॉर्टेंट क्यों है, हम ये चीज देखते हैं। तो मान लीजिए मैं एज अ टैक्स पेयर, ठीक है, मैं तो एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर हूं, अगर मैं ये देखूं कि मैं यार इनकम टैक्स पे करता हूं, ठीक है, मैं इतना जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस अपने पे करता हूं, मैं ये चीज मतलब जितने भी सारे टैक्सेस हैं मैं वो सारे पे करता हूं, तो बजट एक बहुत एक्सीलेंट वे है कि आप देख सकें ये सारा पैसा कहां खर्च हो रहा है, ठीक है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि कहां से पैसा आ रहा है और कहां पैसा खर्च हो रहा है,
ठीक है, ये हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था। तो ये बजट एक बहुत एक्सीलेंट वे है आपको ये देखना है कि यार मेरा पैसा, जो हम सारे इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं वो जो टैक्स पे कर रहे हैं तो कहाँ खर्च होता है पैसा, तो इसलिए बजट इंपॉर्टेंट है। अब बजट एक हम ये सारा बजट का ओवरव्यू था। हम एक दो चीज़ें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं बजट के बारे में। आप लोगों ने जैसे एक था कि हलवा जो बनाते हैं वो लोग, जब उनका डॉक्यूमेंट फाइनल हो जाता है वो हलवा बनाते हैं, हलवा बांटते हैं सब में, ठीक है। मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट का बजट है उसमें गवर्नमेंट को पता है कि कौन सी चीज़ों पे, कौन से सेक्टर्स में हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, कौन सा सेक्टर के लिए ज़्यादा बजट एलोकेट किया गया है। मान लीजिए ये न्यूज़ 1 फरवरी से पहले, जिस दिन बजट डिक्लेयर होता है पार्लियामेंट में, उससे पहले किसी के पास पहुंच जाए तो उसका बहुत मिसलीडिंग इफेक्ट हो सकता है, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया जा सकता है किसी भी बजट का। क्योंकि अगर पता है कि मैं इस साल से किस सेक्टर में ज़्यादा बजट रखा हुआ है तो वो उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर लेगा, उसमें शेयर ट्रेडिंग, पूरा मार्केट हिल सकता है इस चीज़ से, ठीक है। तो इसीलिए जब भी बजट बनता है ना, तो जो भी लोग बजट में इन्वॉल्व होते हैं ना, बजट बनाने में, उन्हें एक रूम में नहीं, बेसिकली उस बजट डिपार्टमेंट में लॉक कर दिया जाता है। सही सुना आपने, उन बजट डिपार्टमेंट में लॉक कर दिया जाता है। और जब तक वो बजट पार्लियामेंट में रिलीज नहीं हो जाता ना, जब तक श्रीमती निर्मला सीतारमण जी उसे डिक्लेयर नहीं करती, उसे स्पीच में अपने बता नहीं देती कि क्या बजट है इस साल का, तब तक उन्हें अनलॉक नहीं किया जाता और वो वहीं रहते हैं। तो ये था एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। और जो दो चीजें हैं, जैसे कि इंडिया 116th रैंक पे है टैक्स पेयर की। मतलब जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था कि इंडिया को बोरिंग करने की जरूरत पड़ेगी 19 लाख की। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया का रेवेन्यू कम है। इंडिया के लोग मतलब ओनली 2%, सिर्फ 2% लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं अपना। आप देख रहे हैं कितना कम है ये, तभी तो गवर्नमेंट को बोरिंग्स लेने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारे फंड्स हैं, जो हमारी रिसीप्ट्स हमने एस्टिमेट करी है, इतनी रिसीप्ट्स आने वाली, वो सफिशिएंट ही नहीं है बाकी पूरे इंडिया को फुलफिल करने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट को और बजट लेनी पड़ती है। अब जबकि अगर इसे कंपेयर करें ना, तो चाइना में 15% है कि वहां पे 15% लोग टैक्स पे करते हैं। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 80% लोग हैं टैक्स पेयर्स, 80% टैक्स पेयर्स हैं, और इंडिया में सिर्फ 2%। तो समझ सकते हैं अगर आप ये 2% 80% हो जाए तो इंडिया लोन नहीं लेगी, इंडिया लोन देना स्टार्ट कर देगी दूसरी कंट्रीज को, ऐसी हालत हो जाएगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो सीन रहता है। तो ऐसा रैंक्स हमारी होती हैं, ठीक है। तो ये था पूरा बजट का ओवरव्यू। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए और हम फाइनेंस से फील्ड जुड़े हैं, तो होते हैं स्लैब रेट में इस बार थोड़ा चेंज आया है। इस बार बजट आने से पहले भी बात चल रही थी कि इस बार ना टैक्स कंसेशंस काफ़ी लोगों को मिलने वाले हैं कई सारी चीज़ों में। तो स्लैब रेट कम करके ना उन्होंने बहुत सही कर दिया है। तो मैं आपको एक बार स्लैब रेट बताता हूँ और आपको एग्जेम्पशन बताता हूँ कि क्या मिली है उसमें। पहला जो स्लैब रेट था, सबसे पहली चीज़ 0 से नीचे स्टार्ट करता है। पहला जो स्लैब रेट था ना, उसमें हमें मिलती थी 2.5 लाख तक की एग्जाम, मतलब आपकी 2.5 लाख तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देना, आपको 0 टैक्स है। इस बार वो 2.5 लाख से बढ़ के ना 3 लाख हो चुकी है। 3 लाख आपको नील टैक्स, ठीक है। फिर 3 लाख से 6 लाख पे है अगला स्लैब। 3 लाख से 6 लाख पे अगला स्लैब है 5% का। फिर ऐसे ही 3-3 लाख, पहले 2.5 लाख का गैप था तो उसमें फंस जाते थे, अब 3-3 लाख का गैप बढ़ा दिया, मतलब कि परसेंटेज, मतलब पहले क्या था ना कि मान लीजिए 2.5 लाख तक था, 2.5 से 5 तक था, 2.5 से 5 में वो 5% पे आता, 5 से ऊपर 6 लाख, मतलब 1 लाख पे आपका अगला परसेंट लग जाता 10% के हिसाब से। अभी 6 लाख तक आपका 5% ही लगेगा, ठीक है। और इसमें दूसरी चीज जो रिबेट मिलती है ना, जो रिबेट मिलती है वो पहले लिमिट थी कि आपको 5 लाख तक रिबेट मिलती थी, तो आपको अराउंड 12,500 तक का टैक्स रिबेट में मिल जाता था और आपको 5 लाख तक कोई टैक्स भरना ही नहीं होता था, ठीक। अब वो 5 लाख की लिमिट बढ़ के फ्रॉम 5 लाख वो लिमिट हो गई है 7 लाख की। मतलब अगर आपकी 7 लाख तक की इनकम है ना, आपको कोई टैक्स नहीं भरना, आप एंजॉय कीजिए।
अपनी ITR फाइल कीजिए, टाइम पे फाइल कीजिए, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का फ़ायदा उठाइए, ठीक है, और 7 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं भरना आपको। फिर ऐसे ही 6 लाख से 9 लाख 10% पे आ जाता है। फिर 9 लाख से 12 लाख है, 12 से 15 है, और फिर अबव 15 है, ठीक है। यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, और यहाँ 30% है। तो ये है हमारा नया स्लैब रेट इंडिविजुअल्स के लिए, और ये रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है। जो नॉन रेसिडेंट्स है उनके लिए नहीं है, पहले भी नहीं था, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल्स के लिए स्लैब रेट है नया, 0 से 3 तक निल, और 15 से ऊपर 30% तक, ठीक है। ये था स्लैब रेट में। और एक और चीज चेंज हुई है सैलरीड क्लास के लिए। जो सैलरीड एम्प्लॉइज है ना, जो सैलरी से आती है, अगर उनकी सैलरी 15.5 लाख 15.5 लाख से ऊपर है ना, तो उन्हें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है ना न्यू टैक्स रिजीम में, वो मिलेगी अब 52,500, ठीक है। और न्यू टैक्स रिजीम अब फिर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम भी हो चुकी है। ये एक और बात थी कि मतलब जैसे अभी तक था ना, ऑप्शन था कि हम न्यू में जाएं, ओल्ड में जाएं, जो बेनिफिट हो रहा है हम उसमें जाएंगे, बट अब जो आ रही है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम आ रही है, न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। मतलब आप ऐसा नहीं कि ओल्ड चली जाएगी, आप ओल्ड में टैक्स भर सकते हैं, बट उसकी कुछ कंडीशंस होंगी, वो हम किसी और वीडियो में प्रिपेयर करेंगे, वो सारी चीज़ें पूरे एक उसी पे वीडियो बना के। अभी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि सैलरी अगर 15.5 लाख से ऊपर है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 52,500 का न्यू टैक्स रिजीम में। और हालांकि अभी तक देखें तो न्यू टैक्स रिजीम में कोई टैक्स रेट नहीं, मतलब कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती नहीं थी, अब मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं इस बजट में, जिससे कि टैक्स बर्डन लोगों पे कम हो गया। अब वो कम टैक्स पे करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे टैक्स पेयर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी बजट के ऊपर, और ये अमृतकाल का बजट पहला बजट कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों को बजट के बारे में पता चला होगा कि हमारा बजट कैसे बनता है, कौन बनाता है, किस चीज़ों पे होता है, और बजट इंपॉर्टेंट क्यों होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी तरह की मदद मिली है, आपको कुछ हेल्प मिली है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।